हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं के लिए, जी हाँ, आपकी जो 9वीं की जो परीक्षा होने वाली है वो आपके 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है। 29 जनवरी का आपके 2 सिटिंग में एग्जाम होगा, जिसमें पहला सिटिंग में हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम होगा। वहीं आपकी दूसरी सिटिंग में आपका गणित और विज्ञान का होगा। 30 जनवरी को आप लोग का सोशल साइंस का और कोई एडिशनल सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोग का 29 जनवरी को जो सेकेंड सिटिंग में गणित का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, वो ऑब्जेक्टिव सवालों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपनी परीक्षा देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को गणित का, मैथमेटिक्स के जो 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, वो सारे सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आज हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे यहाँ पर मैथ से डरते हैं ना, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को बहुत ही धाकड़ तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सामान्य निर्देश, है ना। सामान्य निर्देश में आप लोग का इसमें जो टोटल प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो 40 प्रश्न पूछा जाएगा और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आपके एक एक नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब कि 40 प्रश्न है तो 40 अंक आपको दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों के चार चार विकल्प होंगे। जो सही विकल्प होगा उसमें आप लोग को टिक कर देना है, यानी कि आपके ओएमआर पे उस ऑप्शन को क्या कर देना है, गोल 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 कर देना है। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चे सभी प्रश्न को। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में सबसे पहला नंबर पे इसी तरीके का सवाल रहने वाला है। क्या है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहां पे आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 पाई 0.33 डॉट 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 अंडर रूट 225। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं मेरे बच्चे कि पाई जो है ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आंख बंद करके पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 9 एक अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी तो अंडर रूट है मेरा बच्चा। अगर अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकाले तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। कैसे कि अंडर रूट 9 का जो वर्गमूल निकाले तो 3 निकल जाता है और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन सी में अगर देखें तो क्या है, 0.33 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0 पर रेकरिंग 3। और इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं आपका चैप्टर में कि ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे आपका डी नंबर वाले ऑप्शन जो अगर देखें हम, तो 225 है और 225 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकल जाता है, 15 निकल जाता है। तो इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर बी एकदम परम सत्य उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसको मार करके और घर आ जाना दौड़े दौड़े। चलो आगे बढ़ते हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। मेरे बच्चे क्या दिया गया है, अच्छा इसमें जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इरेशनल, है ना, मतलब इरेशनल नंबर इसमें आपको बताना है कौन जो है इरेशनल नंबर है इसमें। तो पाई कैसे संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं इसका दूसरे नंबर सवाल पे। क्या दिया है दूसरा नंबर सवाल कि निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। जब भी इस तरीके का बीच वाला आप लोग का प्रश्न आएगा तो जो जो संख्या दिया है उसको जोड़ करके और आधा कर देना है। इसका मतलब यहाँ ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए और बी को हम जोड़ देंगे और इसको आधा कर देंगे, तो ए प्लस बी बाई 2 इसका उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसी जगह में आप लोग का प्रश्न को चेंज कर सकता है, बोलेगा कि 3 और 4, है ना, बोलेगा कि 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना, 3 और 4 को जोड़ देना भाई, 3 और 4 को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना। तो 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/2 इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का प्रश्न बनने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, ऐसे आप लोग का प्रश्न बनेगा। तो जो भी प्रश्न आएगा आप लोग बना लोगे, बोले हाँ सर बना लेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ए और बी के बीच में आप कैसी निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। तो ए प्लस बी बाय 2। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल जो दिया गया है, देखो मैं कोशिश करता हूं मेरे बच्चे कि आप लोग का मैथ ना एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार करके और सिर्फ रट करके और एग्जाम में चले जाओ। अरे भाई अगर इस नंबर के जगह में चेंज कर देगा आपके एग्जाम में तो फंस ना जाओगे। बोले हाँ सर, हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, फंस जाएंगे। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, √7 माइनस √5 है ना, और लिखा हुआ √7 प्लस √5, इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है? √7, तो √7 का क्या कर देंगे बाबू? स्क्वायर कर देंगे। माइनस b कितना है? तो बोले सर b जो है ना आपका √5 है, तो √5 का हम कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 को 2 बार लिखेंगे तो ओनली 7 होता है। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 है ना। तो यहाँ पे भी √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया बाबू तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? सही जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। दिया हुआ है यहाँ पर कि 125 का पावर में 2/3 बराबर है। क्या बोला? 125 के पावर में 2/3 लगा दिया तो इसका बराबर बोल रहा है। तो हम 125 को ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर में 3। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 अगर करते हैं तो 125 हो जाता है हमारा। 5 25 25 25 125 जब होता है तो 5 का पावर में 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो दिया है 2/3, तो 2/3 किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे आप लोग को सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे मैं बता देता हूं कि ये जो मैथ का वीडियो है ये आपका 5वां वीडियो। इससे पहले आप लोग का 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए जो मैं बता दूं कि आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए इस बार मिशन 2 जो है 8 से 10 मॉडल पेपर करवा रहा है, जिसमें से ये आपका 5वां वीडियो है। और आप लोग का और भी मॉडल पेपर सारा अपलोड हो चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले भी बाद वाले भी, है ना। 6ठा मॉडल पेपर, 7वां मॉडल पेपर, सारा 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 आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं और आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन जो है एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुपद का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। बहुपद में क्या होता है कि अगर कोई चर के पावर में, हमने क्या बोला कि अगर कोई चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं सर? पूर्ण संख्या बाबू जो 0 1 2 3 4 5 ये जो 0 से शुरू होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चा बच्चा लोग बता देगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्रकृत संख्या किसको कहते हैं। तो कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोले सर चर क्या होता है? अब चर भी बता चुके हैं कि एक्स वाई जेड एबीसीडी जो होता है बाबू, एक्स वाई जेड एबीसीडी ये सारा चर होता है। और चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो तो हम बोलेंगे बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से चर के पावर में बहुपद नहीं है। ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? चर है, और चर के पावर में क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद में होगा। यहाँ पे भी चर है और चर के पावर में क्या है? पूर्ण संख्या। बोले सर पूर्ण संख्या कहाँ है? अरे इसके पावर में 1 है, और 1 है तो 1 मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ, तो ये बहुपद में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। इसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ y है। इसके पावर में क्या है? पूर्ण संख्या है ना। और ये y के पावर में भी क्या है? पूर्ण संख्या है ना। 1 है ना जी, तो 1 क्या होती है? पूर्ण संख्या, 0 के बड़ा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ x प्लस 5/y प्लस 105 है ना, तो ये क्या बहुपद है? बोले सर इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1 है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये जो है ना बटा में है बाबू, ये जो y है बटा में है, यानी कि x प्लस 5/y दिया हुआ है ये, और प्लस में 105 दिया हुआ है, तो ये y के पावर 1 है। अगर हम इस y को ऊपर कर देते हैं
अगर हम इस y को ऊपर कर देते हैं तो ये जो पावर है ना, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये y के चर के पावर में क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, 0 से छोटा है। और हमने पूर्ण संख्या क्या बोला, जो 0 1 2 3 4 5 हो, तो ये आपका क्या होगा, पूर्ण बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, डी वाला भी नहीं होगा, चूंकि x और y ये भी चर है और चर के पावर में क्या है, 1 है, तो ये भी आपका पूर्ण बहुपद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ट्रिक एक बता देता हूँ। ट्रिक आप लोग याद रखना। ट्रिक में क्या है कि अगर कोई भी चर के पावर में अगर माइनस वाली संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर जो है अगर बटा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर अंडर रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा सारा बहुपद होगा। याद रखेंगे, क्या बोले कि कोई भी चर के पावर में अगर -1 -2 -5 -6 इस तरीके से लिखा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई बटा में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई अंडर रूट में है कोई चर तो बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग अपना सकते हो। चलिए, यहाँ बटा में था तो बहुपद नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर मेरे बच्चा, कि इसका बहुपद का शून्याक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसके बहुपद का शून्याक 6 नंबर का। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा। शून्याक जब भी निकालना रहे बच्चों तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए पहले ऊपर वाला हटा देते हैं ना। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग को लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है, 5x + 3, और शून्याक बोलेगा तो बराबर में 0 लिख देना। 5x हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 प्लस में इधर आपके आके माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो -3, और ये इंटू में 5 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया मेरे बाबू? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया हुआ 7 नंबर, कि यदि px बराबर x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो p-1 का मान कितना होगा। यानी कि यहाँ पे जो है x का मान दे रखा है। x का मान कितना दे रखा है, -1। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में बैठाना है और देखना है कि इसका मान कितना होगा। तो समीकरण आपका क्या है, लिख लेते हैं। x का क्यूब है प्लस x स्क्वायर है, फिर प्लस x है और प्लस 1 है। यही है ना? बोले हाँ सर यही है। अब देखो, x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, प्लस x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, x है तो -1, और फिर प्लस 1। -1 का क्यूब अगर हम करें तो क्या होगा, -1 ही होगा। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 हो गया। ये माइनस प्लस -1 +1 है ना। अब देखिए, -1 +1 -1 +1 क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा। क्या बचा, 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पे मान दिया रहेगा x का, उसका मान क्या करना है, समीकरण में पुट करना है, और जितना मान आएगा वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया 8वां नंबर, कि बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड होगा। देखिए, इसको गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले मैं उसे लिखता हूं। क्या लिखा हुआ है कि x² प्लस में 5x और प्लस में 6, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे। फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे और इसको तोड़ेंगे। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x²। और इसको तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। बीच में महाशय क्या है, 5x। तो हम इसको अगर करें 3x और 2x, अगर हम इसको 3 दूनी 6x² हो जाएगा, और 3x को और 2x को जोड़ेंगे तो 5x भी हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए, या जोड़ने पर या घटाने पर। क्या लिखेंगे, x²। अब इसको कैसे लिखे, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x और प्लस में 3x, है ना। 3x 2x 5x हो गया, और प्लस 6, है ना। फर्स्ट लास्ट को जैसा का वैसा लिख दिए, और बीच में हम तोड़ने का क्या बताए थे तरीका, कि ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग 6x² को ऐसा तोड़े कि 2 और 3 5 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, और 2 3 6x² भी हो जा रहा है। अब इन दोनों का पेयर लगा देंगे। इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन x है, अंदर में क्या बचा, x, प्लस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो अंदर में क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ पे आपका देखिए x, यहाँ पे x तो कॉमन नहीं है भाई, 3 कॉमन है। हाँ 3 कॉमन है, अंदर में क्या बचा, 1। 3 कॉमन निकाल दिए तो x बचा, हाँ ठीक है। 3 कॉमन निकाले तो प्लस 2 बचा, है ना। 3 दूनी 6। और हर हाल में मेरे बच्चे ये ब्रैकेट वाला ना बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ लो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला एक जगह लिख देंगे, यानी कि x + 3 को हम एक जगह लिख देंगे, और ये जो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक जगह लिख देंगे, x + 2 को एक जगह लिख देंगे, है ना। तो ये आपका क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो x + 3 x + 2,
x+3 x+2 x+3 x+2 ये रहा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में x+2 x+3 x+2 x+3 आपका उत्तर हो गया है ना। दो आपका यहाँ पे निकल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। ठीक है, तो y अक्ष पर बोला गया है और y अक्ष पर बोलेगा तो x का मान 0 होगा और y का मान y होगा। जब भी y अक्ष पर बोलेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। और यही प्रश्न अगर बोल देता कि x का मान पर कोई स्थित बिंदु निर्देशांक कितना होगा तो वहां पे आपका y का मान 0 हो जाता। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम आप लोग को बता देते हैं कि x वाले मान को हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, x वाले मान को और y वाले मान को हम लोग कोटि कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई निर्देशांक रहेगा ना, जब भी कोई निर्देशांक रहेगा, जैसे मान लो 5 और 8 रहा, तो आपका ये भुज हो जाएगा और ये कोटि हो जाएगा। मतलब x का मान आपका भुज और y का मान कोटि। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। चलो अब यहाँ पे सवाल आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्या दिया गया है? अरे भाई वही उसी तरीके का सवाल पूछ दिया जो हमने बताया अभी। बिंदु 3,7 की कोटि है। कोटि कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 और 7 दिया हुआ है। 3 आपका x का मान है और 7 जो है y का मान है, और y का मान को हम लोग क्या बोले थे? कोटि बोले थे। तो कोटि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहाँ पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यही सवाल को आप लोग कमेंट करके उत्तर बनाना कि इसका भुज कितना होगा। 3,7 का भुज कितना होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया 11 नंबर कि रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 5 की तुलना में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है से तुलना करने पर, है ना, करने पर एबीसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y और बराबर में दिया हुआ 5। हमको इस रूप में पहले लिख देना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हम लोग को लिख देना है। तो लिखेंगे 3x माइनस 2y और ये 5 जो है बराबर का इधर है, इधर लाएंगे तो हम माइनस में 5 हो जाएगा। क्योंकि सी इधर है ना, देखो ए बी तो इधर है ही, लेकिन सी को भी हम लोग को इधर ही लाना था, बराबर का इधर, तो बराबर का इधर ले आए तो प्लस में था माइनस में हो गया, बराबर 0। अब ये आपका ए का मान कितना हो जाएगा? जो एक्स के पहले है आपका ए का मान, तो एक्स के पहले क्या है? 3 है। वाई के पहले है वो बी का मान, तो वाई के पहले क्या है? -2, -2। सी का मान कितना हो जाएगा? तो -5। अब देख लो कहाँ पे 3 -2 -5। ए का मान कितना? 3। ए का मान 3 -2 5 तो प्लस में है, ये कट गया ऑप्शन। -3 नहीं, ये गलत। एक्स ए का मान 3, वाई बी का मान -2, सी का मान -5। सी नंबर जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो तो k का मान कितना होगा? चलो भाई k का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कितना आसान है, देखो एकदम लॉलीपॉप है बच्चा। ये सवाल जो ना एकदम लॉलीपॉप है। सवाल बोल देगा 2x प्लस 3y और बराबर में बोल दिया k। ठीक है, बोला कि x का मान दूर रखो, x का मान कितना रखो? दूर रखो, प्लस y के मान के जगह में कितना रखने बोल रहा है? 3 और बराबर में k दे दो। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बराबर k। 9 4 कितना होता है? 9 4 9 4 9 4 9 4 10 3 13, 13 होता है। कितना हो? 13। तो k का मान जो निकल गया कितना? 13। 13 होने लगा हूं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया है मेरे बच्चा कि 13 नंबर, अब 13 नंबर 13 से 13 होने लगा हूं, है ना। रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारा मैथ पढ़ाया हुआ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, तो आप एक बार वीडियो को हमारा लाइक कर देंगे। ठीक है, हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, चाहे महिला मित्र चाहे पुरुष मित्र, कोई मित्र हो, जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है? रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का हल होगा। क्या बोला? 3x माइनस में 2y और बराबर में 0, है ना, यही ना। तो इसमें आप लोग को एक एक समीकरण, मतलब सॉरी, एक एक ऑप्शन को आपको पुट करना है और देखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर किस में होता है, यही ना है। तो इसमें देखिए, अगर हम x का मान 3 रखते हैं, ऑप्शन ए को उठाते हैं। ठीक है, अगर x का मान हम 3 रखते हैं, है ना, चलो इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, है ना, तब मजा आएगा। बोले हाँ सर मजा आ जाएगा। ए भाई हाँ, लिखेंगे 3। अरे क्या हो गया ये?
हाँ, 3 × के जगह में 3 रखेंगे, -2 × y के जगह में कितना है, तो y के जगह में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 रख देंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड बराबर आता है। 3 × 9, 2 दूनी 4, अरे बराबर लिख दिए, 3 × 9 और -2 दूनी 4 और बराबर 0। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, इधर आपका 0 हो गया, तो इज नॉट इक्वल। 5 और 0 कभी बराबर ही नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया कट। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यही समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का मान बैठाएंगे। तो x का मान 3 रखने बोल रहा है तो 3 रख देंगे, -2 का मान कितना, y का मान कितना बोल रहा है, -2, तो -2 रखेंगे बराबर 0। तो 3 × 9 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 0, 9 × 4 = 13 बराबर 0। अरे दोनों साइड फिर इक्वल नहीं आया, ये भी ऑप्शन गया कट। चलो और आप जाओ हट, अब अगला ऑप्शन पे जाओ हट, है ना। अब आगे देखो यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन को उठाते हैं। x का मान 2 रखने के लिए बोल रहा है ना, तो 3 × x का मान 2 माइनस 2 × y का मान बोल रहा है 3 रखने, तो 3 रखेंगे बराबर 0। 3 दूनी 6 माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। अरे 6 में से 6 गया 0 0, आप बन गए हीरो और आंसर आ गया फटाक से। तो ऑप्शन नंबर सी ना जी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि ये ऑप्शन हमने बैठाने पर क्या आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो कितना आसान से हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे ही आसान आसान से बनाना है, एकदम हड़बड़ी नहीं करना एग्जाम में, एकदम एकदम बेहतरीन से एकदम टाइम ले लेके बनाना है, मस्त से बनाना है, ठीक है, अपने पास बहुत टाइम रहता है। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिभाषा, अभिगृहित, प्रमेय, अभिधारणा। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया। हम लोग सिद्ध किसको करते हैं, प्रमेय को करते हैं, तो जिसे प्रमेय सिद्ध किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय कहते हैं। चलो आगे देखते, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो अगर भिन्न बिंदु है तो इससे मात्र का मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो एक रेखा ही खींची जा सकती है। और यही सवाल बोल देगा कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो बड़ी मनी मतलब अनंत बड़ी मनी मतलब अनंत, है ना। चलो हम लोग है झारखंड बोर्ड से और हम लोग को खोटा आता है बाबू, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, है ना। अब अगला देखो यहाँ पे 16 नंबर क्या बोल दिया कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, 80 डिग्री का पूरक। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों पूरक निकालने बोलेगा तो जो संख्या दिया रहेगा 90 में से उस संख्या को घटा देना। तो 90 में से हम क्या करेंगे, जो संख्या कितना दिया 80, तो हम घटा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। तो 10 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जब भी संपूरक पूछेगा, अगर मान लो बोलेगा कि इसका संपूरक है और संपूरक पूछेगा तो आप कितना घटाओगे, 180 में से घटाओगे। कितना में से घटाना है, 180 में। तो दोनों चीजों को याद रखेगा, पूरक से घटाने बोलेगा तो 90 में से घटा देना, संपूरक का मान पूछेगा तो 180 में से उस संख्या को आपको घटा देना है। ठीक है, बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी का जो है आपका मान दे रखा है 2 और 3। तो सी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये मान आपका दे रखा है कितना, 2 और 3 ना, ए का मान 2 दिया हुआ है और इसका मान आपका 3 दिया हुआ है। तो क्या ओरिजिनल वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है, बोले नहीं सर ये डुप्लीकेट वैल्यू है ना, डुप्लीकेट है, क्योंकि 2 और 3 5 ही होता, हमको 90 लाना है इन दोनों को जोड़ करके। क्योंकि अगर इधर 90 है, आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, बोले हाँ सर। तो इधर अगर 90 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ए और बी को अगर हम मिला देंगे तो भी 90 होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और ए का मान कितना, 3 दिया हुआ, और 3 ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया, जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग 3x मान लेंगे। और आपका बी का मान कितना है 2, तो 2x हो जाएगा और बराबर लिख देंगे 90। ठीक है, तो 3 दू 5x हो जाएगा और बराबर आपका 90। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 90/5। तो 5 से इसको काटो तो 18 पचे 90, यानी कि x का मान हो गया आपका 18। अब आपका यहाँ पे मान देखिए सी का निकालने बोल रहा है ना, ए का बोल रहा है ना बी का मान पूछ रहा है। ए और बी का निकालने बोलता तो बहुत ही आसान था, हमको सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान कैसे निकलेगा। तो मेरे बच्चे अगर हम बी का मान निकाल लेते हैं तो सी का मान कैसे निकल जाएगा, बोले सर कैसे, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, बोले सर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री का बनता है तो यहाँ जितना मान होगा 180 में से इतना मान को घटा देंगे, बोले हाँ सर निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले बी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो बी का मान कैसे निकलेगा,
बी को हम लोग क्या माने हैं, तो 2x है ना, तो 2 बी को हम लोग क्या माने हैं, तो 2x माने हैं, और 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 18 है, तो 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसका मतलब बी का मान जो निकल गया 36, बी का मान कितना निकल गया, 36। और ये क्या है, एम एन जो है एक सरल रेखा, और सरल रेखा है तो बी और सी को अगर हम मिला देते हैं ये दोनों को, तो 180 डिग्री होगा, तो लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी का मान आपका दे रखा है 36 और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे, टोटल मिला के कितना होना, 180। अब 180 में से ये 36 है, तो 136 में से 180 में से 36 को घटा देंगे, तो घटाओ तो कितना बचता है, 10 में से 6 गया तो सही जा रहे हैं ना जी हम लोग, 2 3 5 18 25 90 ही ना होता है, बोले हाँ सर। हाँ तो 10 में से 180 में 36 घटा के देखो तो कितना बचता है जी, 136 में से 80 घटा के देखेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं ना है, 18 25 90 नहीं होता है जी, रुको तो, 18 25 90, 18 गुना 5, हाँ सही तो है। फिर से एक बार मिलाओ तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। ये ए का मान 2 था और बी का मान, अरे भाई देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जो है ना बी का मान 3 है, सॉरी यहाँ पे जो बी, हमें किसका मान निकालना है, बी का मान, और बी का मान 3 है, और हम लोग यहाँ 2 लेके चले, यहाँ 3 लेके चलना होगा, 3, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। वही देख रहे हैं कि आंसर हुआ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है बाबू, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 54 लेके चलना होगा। ठीक है, 3 था ना जी, बी का मान 3x था, 54, ए भैया हाँ, यहाँ पे आपको 54 घटाना पड़ेगा, क्या करेंगे, 54 को घटा देंगे। अब घटाइए, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6 बचा, फिर यहाँ पे 17, 17 में से 5 गया तो 12, 126 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आया, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को बनाना है, समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ए भाई हाँ, दिया गया है 18 नंबर की आकृति में यदि ओपी और आरएस जो है समांतर है, और कोण जो है ओ पी क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, कोण क्यू आर एस 130 डिग्री दिया हुआ है, और कोण पी क्यू आर आपका मान निकालना है। एकदम बोलेंगे ना तो भी आई क्वेश्चन है, ये आपके पिछले साल पूछा भी गया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, पिछला का पिछला या पिछले साल ये पूछा गया था, हमने जब आंसर सीट करवा रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, और हमने ये क्वेश्चन तो पहले कितना बार करा दिए हैं, और आज फिर हम कराने वाले हैं, है ना। ओपी और आर एस क्या है, समांतर है, ओपी जो है ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है, और इसी के पैरेलल हम लोग एक और जो है रचना करके हम लोग एक और पैरेलल मान लेंगे, यानी कि ओपी पैरेलल, ओपी के समांतर आर एस और आर एस के समांतर क्यू एम। ठीक है, आर एस का समांतर क्यू एम, या फिर यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, पैरेलल है, और जब पैरेलल है मेरे बच्चे, ठीक है, ये वाला और ये वाला रेखा पैरेलल है ना, पैरेलल है, समांतर है, और इस तरीके से क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के बने जो एक ही ओर के बने कोण जो है दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 130 मेरे बच्चे, तो ये कितना होगा, तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये आपका 50 हो जाएगा। फिर ये भी अगर पैरेलल है, ओपी और क्यू एम अगर ये दोनों पैरेलल है, तो एकांतर कोण ये हो गया पी क्यू, और एकांतर कोण के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं, है ना, यानी तिर्यक रेखा क्या हो गया, पी क्यू, और एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कितना होता है, दोनों मिला के 180 डिग्री, तो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, तो ये 70 और 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एम जो हो गया एक सरल रेखा हो गया, है ना, और यहाँ पे आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, रुको इसको, यहाँ पे आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 120 हो गया, और होना चाहिए 180 टोटल, क्योंकि सरल रेखा पे 180 डिग्री कौन बनता है, तो 70 50 112, 112 और 12 और 60 कितना हो जाएगा, 100 180। तो यानी कि हमें पी क्यू आर का मान ही निकालने बोला था, यही ना बोला था पी क्यू आर, और इसी का मान हम लोग कितना निकाले, 60 डिग्री निकला। कैसे समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। देखो आर एस और ओपी समांतर था, तो हम लोग एक और रेखा खींच लिए क्यू एम को समांतर, समांतर खींच लिए, और आपको समांतर रेखा के जो तिर्यक रेखा होता है उसका एक ही ओर जो बनता है कौन, ये वाला और ये वाला, उस दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। फिर ये एक तिर्यक रेखा है तो 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180, तो ये 70 50 120, और यहाँ कितना बच गया 60। समझ में आया, ऐसे आप लोग को बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया है 19 नंबर कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी ने, चलो इसका उत्तर करके बताओ तो फटाफट, बहुत सारे उत्तर हमने बना दिया।
चलो इसको आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग। इसका जवाब हम आप लोग को पिछली वीडियो में भी हमने बता चुका था, इससे पहले और भी वीडियो अपलोड हुई है ना मैथ का। मैथ की तैयारी के लिए हम बोले ना कि 8 से 10 मॉडल पेपर है और सारा का सारा कर लेना है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रीवियस मॉडल पेपर भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सारा का सारा। अगर सभी आप कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप लोग यहाँ से 40 में से 40 नंबर लाओगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, और एग्जाम लिख करके आओगे और पूरा नंबर लेके आओगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग 20 नंबर। क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में यदि AB और AC क्या है, बराबर है, कोण B जो है 70 डिग्री है, तो कोण A का मान कितना होगा। देखो क्या बोला, त्रिभुज जो है ABC, इसका नाम है A, इसका नाम B है और इसका नाम C है, जिसमें AB और AC बराबर है, AB और AC क्या है, बराबर है, जिसमें B कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, है ना। तो A का मान निकालने बोल रहा है, इसका मान बोल रहा है, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। आपको जो दे रखा है AB बराबर AC, है ना, AB और AC, और बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण भी होती है बराबर। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होगी। तो AB का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण C, है ना। AB का एकदम सामने वाला कोण देखे तो कोण C, AC का सम्मुख कोण कौन गया, कोण B, कोण B, और आपका कोण B जो है आपका दे रखा है कितना, 70 डिग्री। तो ये कोण C भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, है ना, चूंकि बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है, तो बराबर अगर भुजा है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारा ये भी आपका 70 डिग्री हो गया। अब A का मान पूछा था हमें, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को मान को अगर मिलाते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये 70 70 कितना हो गया, 140, तो यहाँ पे कितना बच गया, 40, है ना, तब ना तीनों मिला के 180 होगा। 70 70 140, 40 180, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, मतलब कि A का मान जो निकल गया वो 40 डिग्री निकल गया। समझ में आया, ऐसे आप लोग को बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो गया था, 21 नंबर पे आ जाओ। बोला कि एक चतुर्भुज के दिया हुआ है 2 3 5 8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज का सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। चलो देखो निकालेंगे कैसे, एकदम बहुत एकदम लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप है मेरे बच्चा। 21 नंबर में, है ना, क्या बोला, एक चतुर्भुज बोला, और चतुर्भुज में बोला कोण का मान जो है 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है, बोले सर नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है सर, ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, क्योंकि सब मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोनों को मिला के 360 होना चाहिए, लेकिन अगर क्या मिलाते हैं तो क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोण का 2 3 5 5 10 और 18 28 हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है ना, 2 3 5 5 10 और 18 हो जा रहा है। तो क्या ये है ओरिजिनल नंबर, नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, 2x 3x 8x और 5x मान लेंगे। तो लिखेंगे पहली भुजा आपका 2x, पहली कौन 2x, दूसरी कौन आपका 3x, तीसरी कौन जो हो जाएगा 5x ना, और चौथी कौन जो हो जाएगा 8x, और चारों कोनों को मिला के कितना हो जाएगा आपका, चारों कोनों को मिला करके जो हो जाएगा आपका 360 डिग्री, है ना। तो अब जोड़ो तो इन लोगों को जी, 2 3 5x, 5 5 10x, 10 और 8 18x, तो यहाँ पे 18x हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 बटा 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि 20 निकल गया x का मान। और हमें x का मान नहीं बोला, हमें बोला सबसे बड़े कोण, और सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, तो 8x वाला हो जाएगा। तो 8x जो है सबसे बड़ा कोण है, तो 8 गुना x का मान कितना निकला, 20 निकला, तो 18 दूनी सॉरी 8 दूनी 16, यानी 160 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 दूनी 16। अब यही चीज अगर छोटा कोण बोलता सबसे निकालने के लिए तो कितना हो जाता, 2x, तो 2 इंटू कर देते 20, 2 दूनी 40, 40 हो जाता है इसका। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला, हमें बोला था बड़ा कोण। बात समझ में आया, आपको छोटा कोण बोलेगा तो 2x लेके चलना, चूंकि सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2x हो जाएगा छोटा वाला। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्या दिया गया है हमारा, इसको हटाते हैं पहले और ऊपर करते हैं। बोला कि निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो समचतुर्भुज का, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, ये क्या करता है, ठीक है, समचतुर्भुज थोड़ा बराबर हमने नहीं कर पाया, तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो यहां से यहां तक दूरी होगा वो यहां से यहां तक दूरी होगा, जो यहां से यहां तक दूरी होगा वो यहां से यहां तक दूरी होगा। ठीक है, और समकोण पर भी ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण यहाँ पे सभी डिग्री का मान जो होगा 90 90 डिग्री होगा और दोनों साइड बराबर होगा, तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले से बनने वाला चतुर्भुज होगा। यानी कि एक आयत है और आयत से जो मध्य बिंदु इसका बनता है,
है ना, मध्य बिंदु बनता है और इसके जो निर्देशांक को अगर हम मिला देते हैं तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, तो ये भी आपका समचतुर्भुज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी का मान 12 सेंटीमीटर है, एई का मान 6 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एबीसीडी क्या है, एक समान, अच्छा यहाँ पे तो चित्र तो दिया गया है। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें बीसी का मान दे रखा है कितना, 12। बीसी का मान 12 देखा है, एई का मान आपका दे रखा है 6। ठीक है, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है बाबू? तो आधार आपका 12 है और ऊंचाई कितना है, 6। तो 12 छक कितना हो गया, 72। तो 72 डिग्री, 72 सेंटीमीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं लोग। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एकदम ध्यान से समझना। बोला एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, है ना, समांतर चतुर्भुज हुआ। इसी आधार पर एक त्रिभुज बना हुआ है। ये आधार जो है, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसी आधार पे क्या है, एक त्रिभुज भी बना हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसे बन गया या जैसे भी बना लो, जैसे बन जाता है, जैसे ऐसे बना लेते हैं। इसी आधार पे क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बड़ा वाला और ये आपका त्रिभुज हो गया। रेखाओं के बीच, और ये क्या है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो याद रखिएगा, जब भी एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बना हुआ है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका डबल जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो 12 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में पलट देगा, बोलेगा कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार, एक ही आधार पर स्थित है जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर दिया रहा है ना, अगर बोल देगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा कर देना, तो 24 हो जाएगा उसका आधा। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको बना लेना है, क्योंकि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हो, आप मिशन 2 के स्टूडेंट हो, है ना। लगा के जीवन, कैसे था एक शायरी जी, भूल गए हम। लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। सवाल दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, कई बार बता चुके हैं मेरे बच्चा। वृत्त होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होता है। बोले सर कैसे? देखो ये सारी क्या है, जीवाएं हैं। ये क्या है, जीवाएं हैं, वृत्त की सभी जीवाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाएगा, तो बीचे बीच में जो गया है, और बीच बीच में जो गया है वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, डायमीटर होती है। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला कि ये एक वृत्त है ना, और वृत्त के केंद्र पर क्या बोला, वृत्त के जीवा और वृत्त की त्रिज्या बराबर है। मान लो कि ये एक वृत्त की जीवा होगी यहां से यहां तक, है ना, इससे यही है। और वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण का मान जो होगा वो कितना मान होगा। तो इससे अगर हम बनाते हैं आंतरिक कोण, इसी जीवा से हम क्या करते हैं, एक आंतरिक कोण बनाते हैं कि इससे कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखें तो कितना कोण बनेगा, इसी का मान पूछ रहा है। तो मेरे बच्चा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। ये चीज बोला था ना कि वृत्त की जीवा और वृत्त की त्रिज्या बराबर है। और आपको पता है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये क्या है, वृत्त की जीवा है। दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से कहीं पे भी वृत्त में अगर परिधि में हम जाके टच करते हैं अगर उस रेखा को, तो वो वृत्त की त्रिज्या ही होती है। ऐसे भी खींचेंगे तो भी यही वृत्त की त्रिज्या ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये भी रेखा बराबर हो गया, ये भी भुजा बराबर हो गया। तो वृत्त की, ये त्रिभुज की तीनों भुजा जब बराबर हो गई तो तीनों कोण भी बराबर होगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो तीनों कोण बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज का तीनों कोण को मिला के 180 डिग्री होता है। और तीनों बराबर बराबर है तो हम 60 60 60 60 क्या हो जाएगा, इसका सभी कोण हो जाएगा। तो ये 60 ये 60 ये 60, हमें ये वाला पूछा था तो हमें ये डिग्री आपका 60 सी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
बात समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। 28 नंबर सवाल, आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा? ACB का मान पूछ रहा है, ACB। देखो इस तरीके का जब भी आपको फिगर बना रहेगा ना, तो यहाँ पे जितना डिग्री का मान होगा मेरा बच्चा, उतना जो होगा उसका आधा जस्ट ऊपर में होगा। ठीक है, तो 50 का आधा 25, तो 25 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यही सवाल थोड़ा सा पलट देगा, बोल देगा ये वृत्त है, ये इस तरीके से खींचा हुआ है, दो त्रिज्याएं से बनी हुई है त्रिभुज, और यहाँ पे आपका अगर दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 140 हो जाएगा। डबल कर देना है, इसका आधा यहाँ पर और इसका डबल यहाँ पर, इसका आधा यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर। बात समझ में आया? 25 का डबल यहाँ, और यहाँ पे अगर मान दिया तो इसका आधा कर देना, यहाँ का मान दिया हुआ तो इसका डबल कर देना। ठीक है, इतना याद रहेगा? बोले हाँ गुरुजी याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग को हीरोइन का सूत्र से बनाना है। कौन सूत्र से? हीरोइन का सूत्र से। चलो गाना सुनोगे? मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी, मुझे खुद में घोल दे तू। चलो अब यहाँ पे सवाल देखते हैं मेरा बच्चा। 30 नंबर क्या बोला है? 5, 12 और 13 का सेंटीमीटर है ना। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हेरोन का सूत्र होता है। और इससे पहले आप लोग को क्या निकालना पड़ता है? ए बी सी का मान यहाँ पे दे रखा है, ए का मान 5 दिया हुआ है, बी का मान आपका 12 दिया हुआ है, सी का मान आपका 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान 5 है, बी का मान 12 है और सी का मान 13 है, और यहाँ पे 2। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 12, 5, 17 और 13 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 हो जाएगा, और इस 30 बटा 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि एस का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया? 15 निकल गया। और जब 15 निकल गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान को पुट करेंगे। एस का मान कितना बाबू? 15 है। एस का मान कितना है? 15 है। ए का मान कितना बाबू? ए का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर एस का मान 15, बी का मान कितना है? तो बी का मान आपका 12 है तो 12 लिख देंगे। फिर एस का मान कितना है? 15, और सी का मान कितना है? 13, 13 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक का? नहीं सर। अंडर रूट डालेंगे, 15 का 15 लिख दो यहाँ पर, 15 में से 5 गया तो 10 बचा, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 15 में से 13 गया तो 2 बचा। ठीक है, अंडर रूट डालेंगे, है ना। अब यहाँ पे 15, 15 जो है आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, बोले हाँ सर। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, बोले हाँ सर। और 3 को 3 रहने दो, 2 को 2 रहने दो। हम लोग यहाँ पे ऐसा तोड़ेंगे ना कि 2 2 का पेयर बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 2 का पेयर में भी हमको लगता है बन गया। यहाँ पे 3 और 3, 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, है ना। ये अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? जोड़िया को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकलता है तो ये अंडर रूट हट जाता है। 5 से 5 मिल गया तो ये 5 भी बाहर निकल गया, 2 से 2 मिल गया तो ये 2 भी बाहर निकल गया। ठीक है, अंडर रूट खत्म। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर जो है ना, ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा इसका। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। 31 नंबर सवाल। 31 नंबर जो सवाल दिया गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 अंडर रूट 2 है। समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु, ओ भाई, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 a²। चलो बैठाएंगे यहाँ पर। अंडर रूट 3 कितना है? यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3/4। 4 कितना है? तो अच्छा, अंडर रूट 3/4 4 ही ना आएगा। ए का मान कितना है? या भुजा दिया है 2 अंडर रूट 2, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, है ना। कितना बार लिखेंगे? 2 बार। हम थोड़ा इधर करके लिखते हैं, कितना बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि ए स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। चलिए, इसको 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट 3 बचा, और इधर देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? ओनली 2। तो क्या हो जाएगा इसका? अब गुना करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3। 2 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 a²। ए का मान दे रखा है 2 अंडर रूट, तो हम लोग क्या कर दिए? फॉर्मूला पे बैठा दिए। फॉर्मूला पे बैठाने पे हम लोग को आंसर भी आ गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या बोला, एक शंकु के आधार का व्यास दिया है, हटा दे सब, हटा दो सर। एक शंकु का जो है आधार दे रखा है, आधार का व्यास। अब इसमें बोला गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो पाई आर एल होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल, है ना। पाई का मान, आर का मान सबसे पहले निकालना होगा। तो व्यास आपका दे रखा है, कितना दिया व्यास, तो व्यास दिया हुआ आपका 10.5। इसका अगर हम त्रिज्या निकाले तो कितना हो जाएगा, 10.5/2, है ना। तिर्यक ऊंचाई आपका एल दे रखा है कितना, 10, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं लिख इसलिए देता हूं कि आप लोग को याद रहेगा, वरना हम सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे पाई आर एल और उस पर बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे रटवाने वाला काम नहीं अच्छा लगता है, मुझे समझाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे कोई करते हैं ना कि बच्चे हाँ यही आएगा रट लो इसको, ऐसा नहीं। आप समझो क्वेश्चन को, और इससे आपको हेल्प नहीं मिलेगा एग्जाम में तब मुझे बताना। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बोले ना 40 में 40 लेकर आओगे। ठीक है, अगर आप सही तरीके से सही वे में आप लोग मेरा सारा वीडियो को अगर मैथ का देखते हो तो मैं बताता हूँ। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान आपका 10.5 है ना, तो 10.5 बटा कितना लिखेंगे, 2। देखिए यही ना, हाँ, इंटू एल, थोड़ा सा घुस खिसकाना पड़ेगा। एल का मान कितना हो जाएगा, तो एल का मान आपका दिया हुआ है 10। चलिए, जो कटने वाला है काट दो इसको। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10 दूनी 20, 2 से कट गया, 11 दूनी 22 कट गया। फिर देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एक का 7, 3 बचा होगा, 7 बचे 35, कितना बचा हमारे पास, 11 गुना 15। और 11 और 15 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 का 15, 15 का 15, 5 6 165, कितना हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है मेरा क्लास, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग, कैसा लग रहा है हमारा क्लास। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बोले हाँ सर मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, अब एक दिन पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा। चलो 33 नंबर सवाल देखो। यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr r+h। ठीक है, जिसमें आपका आर का मान दे रखा है और एच का मान दे रखा है। चलो मान बैठाते हैं, 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे। आर का मान आपका दे रखा है कितना जी, 4 दिया हुआ है ना, तो 4 लिख देंगे। और फिर आर का मान 4 और प्लस एच का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा से लिखते हैं इसको, साफ नहीं लिखाया था, +10। चलो, तो यहाँ पे आपका देखिए जो कटने वाला है काटो फटाफट। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 22/7 इंटू 4, हाँ इंटू 4, और देखो 10 और 4 14 हो जाएगा, इंटू में 14, तो 7 दूनी 14। अब ऊपर जितना भी है वो सबको गुना कर दो। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और गुना 4, 88 को 4 से गुना करो तो 8 चौके 32 का 2 हाथ बचा 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो 352 जो हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बस मेरे बच्चे आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो फिर हलवा है क्वेश्चन, एकदम हलवा। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा। तो फार्मूला जितना भी हो सकता है आप लोग याद कर लो फार्मूला, और डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोल देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है। इसलिए आप लोग फार्मूला को रट लो, रट लो, उसको रटना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है माँ बाप, है ना, उसका कोई माँ बाप नहीं। अगला देखो 34 नंबर सवाल, कि एक घन का आयतन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, घन की भुजा कितनी होगी। अच्छा, टाइम कितना हो गया, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, मैथ का क्लास चल रहा है ना, और मैथ का आपको हम 40 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले, बहुत जल्द अब खत्म कर देंगे, 5 से 6 मिनट में आप सारा वीडियो खत्म हो जाएगा इसमें। एक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का कुल पृष्ठ दोनों से क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है ना, बराबर इसी का क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a², है ना। तो ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं a गुना a, बोले हाँ सर। 6a² को लिख सकते हैं a गुना a, हाँ सर। तो ये a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर 6, यानी कि भुजा का मान भी हमारा क्या हो गया, निकल गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लो। कहाँ चल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल। क्या बोला कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², 4πr²। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, 4 लिख देंगे,
पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना दे रखा है तो 3.5, तो 3.5 गुना 3.5। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 2 11 दूनी 22 हो गया। और कटेगा अब क्या, बोले सर अब मत काटिए, ठीक है अब नहीं काटिए, 10 है ना, 10 से बहुत अच्छा डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास क्या बता, 4 11 और 35, 4 11 और 35 को क्या कर दो यहाँ पर गुना कर दो। अच्छा और काटना चाहते हो तो काट लो, चलो ठीक है कटने वाला है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35, चलो ठीक है कट गया जी, खत्म हो गया नीचे। अब ऊपर में क्या बचा हमारा, तो 11 दूनी 22 या फिर 11 सत्तर 77, और 77 दूनी कितना हो जाता है 77 दूनी 7 दूनी 14 का 4 है तो बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 कितना हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या बचा था, तो 2 गुना 11 गुना 7 और सबको गुना किया तो कितना आ गया 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, क्या दिया गया है, हाँ 36 नंबर सवाल बोला कि प्रथम 3 सम संख्याओं का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है मेरे बच्चे, माध्य निकालना ना सम संख्या का बोला है, सम संख्या का। प्रथम से स्टार्टिंग से सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, बोले सर 2 से, तो 2 हो गया। 3 को सम संख्या लिखना है तो 2 के बाद कितना आता है 4 आता है, उसके बाद कितना आता है 6 आता है। तो इन तीनों का क्या करना है आपको, माध्य निकालना है ना। तो तीनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 और के ठो संख्या बाबू, के ठो संख्या 3 ठो, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो गुना करो तो कितना, जोड़ो तो 6 4 10 और 2 12, 12/3, 3 चौके हो गया 12, यानी कि माध्य जो निकल गया वो कितना निकल गया, जो माध्य निकल गया वो 4 निकल गया। ठीक है माध्य जो निकल गया वो 4 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरीके का एग्जाम में आ जाएगा कि 3 विषम संख्याओं के माध्य निकालना है, प्रथम 3 संख्या, तो विषम संख्या कितना होता है 1 3 5, इन तीनों को जोड़ देना और 3 से डिवाइड कर देना। बोलेगा प्रथम 4 विषम संख्या, तो 4 विषम संख्या तो 3 को है, चौथा विषम संख्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर 5 को बोलता तो 9 हो जाता। मतलब स्टार्टिंग से आपको विषम संख्या को लिख देना है और उसके बाद जे को संख्या है सबको जोड़ करके और जेठो संख्या उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है ऐसे आप लोग को माध्य निकालना है। ठीक है मीन निकालने के लिए यही फॉर्मूला है कि प्रेक्षणों की कुल संख्या बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना, प्रेक्षणों की कुल योगफल, है ना, और बटा प्रेक्षणों की संख्या। चलिए और आप लोग के लिए मैं बता दूं बच्चों, ठीक है आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है पेशेंस के साथ देख रहे हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, तो मैं बता देता हूं कि आप लोग के लिए ना बहुत ही बड़ा क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। ठीक है बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों के लिए कि एक कोर्स लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए क्लास 10th की तैयारी के लिए। जी हाँ बहुत जल्द आप लोग का लॉन्च होगा हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर। ठीक है आप लोग 26 जनवरी का वेट करेंगे, 26 जनवरी में आप लोग मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है उस पे आप लोग का कोर्सेज को लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। ठीक है और आप लोग का फिर कंटिन्यू क्लासेस चलेगी वहां पर एप्लीकेशन पे, बहुत ही मिनिमम पे में आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी। जिस तरीके से आपके बड़े भैया बहन जो है आपके सीनियर लोग हैं जो क्लास 10th में इस बार धाकड़ करने वाले हैं, उसी तरीके से आप लोग भी करोगे। जी हाँ एप्लीकेशन पे आप लोग भी करोगे और आप लोग के लिए स्पेशल अभी अगर आप लोग अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप लोग के लिए भी वहां पे क्या है टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ टेस्ट सीरीज, जिससे आप लोग टेस्ट देकर अपना आकलन कर सकते हैं, अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप जाकर हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आप लोग का टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप लोग अपना टेस्ट को प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट दे दे करके आप अपना आकलन कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है कि आप लोग की तैयारी कितनी हुई है। ठीक है उसके बाद फिर आप लोग का 10th की तैयारी बहुत ही जल्द आप लोग का जनवरी जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो चलिए हम अब यहाँ पे 2 सवाल और बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी अपडेट पाने के लिए मेरे बच्चे की क्लास कब स्टार्ट हो रही है कब नहीं हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे। ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बना हुआ है और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग हमारे दोनों में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अपडेट पूरी मिलती रहेगी। ठीक है चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच के एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में कितना है 12 रन, 18 13 5 4 11 5 5 6 12 रन बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की बहुलक क्या है।
तो बहुलक जब भी निकालने बोलेगा ना, बहुलक जब भी निकालने बोलेगा तो आपको देखना है कि सबसे रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड कौन सा नंबर है। तो देखिए 12 18 13 5, हाँ 5 देखिए, 3 बार रिपीट किया है, तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए ये आपका 38 नंबर लास्ट सवाल है, ठीक है। 2 सवाल और जो आपके प्रैक्टिस से दिए गए थे, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए 38 नंबर सवाल क्या दिया गया है, आंकड़े 2 7 9 5 11 13 8 का माध्यक होगा। तो जब भी माध्यक बोलेगा ना, तो जो नंबर दिया है सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम मतलब क्या, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि आपको छोटा से बड़ा की तरफ सजा लेना। तो सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद कितना बाबू 5 है, उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद आपका 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद आपका 13 है, और कुछ है क्या, 2 2 4 2 6 गो है, 2 2 4 2 6 1 7, अच्छा 8 छूट गया ना, 8 छूट गया, 7 के बाद 8 है, उसके बाद फिर 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 है, उसके बाद 13 है। और माध्यक जब भी बोलेगा तो आप बीच बीचे वाला, जो बीच बीच में जो संख्या है वही आपका माध्यक होगा। तो 3 इधर से 3 इधर से क्या हो गया, कट गया, तो बीच में कौन सी संख्या, 8, 8 इसका उत्तर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक आप लोग को और बता देते हैं, एग्जाम में आप लोग को हर बार क्या है, थोड़ा सा बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे तीने को दे देगा, है ना, दे देगा 3 4 8 7, 7 बोलते हैं 11, क्या दे देगा 11, और बोलेगा कि इसका माध्यक निकाले। तो इधर भी दो इधर भी दो, सर बीच में कुछ होने बचा सर, तो इसका माध्यक कितना होगा। तो मेरे बच्चे इस तरीके का जब कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक एक ही लेना है, और जो बीच में 2 को बच रहा है इन दोनों को जोड़ देना, 4 और 8 को जोड़ करके और आधा कर देना। तो अब 12 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। समझ में आया। तो जब विषम संख्या दिया रहेगा, जब 7 को दिया रहेगा तो बीच में हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। जब विषम संख्या और सम संख्या में जब दिया रहेगा, जब 4 को दिया रहेगा या 6 को दिया रहेगा या 8 को दिया रहेगा, तो अब आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, आपको जितना उधर दायां साइड जितना बायां साइड आपको साइड कर लेना है, और बीच में जो 2 को बचेगा उसको आपको जोड़ करके और आधा कर देना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके आपको ये आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। आपको ये जो हम सवाल बताएं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये मेरे बच्चे 40 सवाल था, और ये आपका जो मैथ का वीडियो था ये 5th वीडियो था, ठीक है। इससे पहले आप लोग का और वीडियो अपलोड हो चुका है, और आप लोग को इस बार की तैयारी के लिए 8 से 10 मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके मॉडल पेपर साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा का सारा आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके मैथ के प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इधर और भी सब्जेक्ट है, साइंस इंग्लिश जो भी होगा, आप यहाँ पर सभी अपने अपने प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब से जुड़ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके दोस्त मित्र, सहपाठी, महिला मित्र, पुरुष मित्र जो भी होगा सबको जोरदार तरीके से पूरे झारखंड में पूरा फैला दो इस वीडियो को और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच।